वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी लिंकिंग लॉज के इस चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अतीक अहमद मर्डर केस के बारे में। अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो कि न्यूज़ से अपडेटेड नहीं रहता है या फिर लीगल अपडेट्स नहीं देखता है, उसको भी पता होगा कि अतीक अहमद मर्डर केस एग्जैक्टली है क्या। ऐसा कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं है या कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जिसने इस केस को कवर नहीं किया था। और सिर्फ फैक्ट नहीं, साथ साथ में वीडियो भी रीसरफेस हो रहा था, अलग अलग जगह पे शेयर किया जा रहा था, क्योंकि ये जो मर्डर हुआ था वो एक मीडिया कवरेज के दौरान हुआ था, जब 17 पुलिसमैन के प्रोटेक्शन में अतीक अहमद था और जब बहुत ज़्यादा मीडिया हाउसेस भी लाइव कवरेज इस चीज़ की कर रहे थे, उनके सामने ये घटना हुई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मैडम ये एक्चुअली एक रैंडम मर्डर है जो रैंडम लोगों ने किया है, या फिर कुछ स्टेट का भी कुछ हाथ है, या कुछ फेक एनकाउंटर जैसी चीज़ भी है। वेल, वी डोंट रियली नो द आंसर, लेकिन हम लोग डेफिनेटली समझने की कोशिश करेंगे कि अतीक अहमद कौन था और कैसे यहाँ तक सिचुएशन पहुँची है। इससे पहले, दिस इज़ मी, आई एम अपूर्वा पुरोहित। लिंकिंग लॉज चैनल पे मैं माइनर लॉज डील करती हूँ एंड आई एम अ प्लस वेरीफाइड एजुकेटर। 2 टेलीग्राम चैनल जो आपको ज्वाइन करने हैं, एक है अन अकेडमी लिंकिंग लॉज और दूसरे चैनल का नाम है लिंकिंग लॉज अपूर्वा मैम। दोनों चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो लीगल अपडेट्स के लिए। एनकाउंटर एग्जैक्टली क्या होता है और मर्डर क्या होता है, क्या दोनों सेम चीज़ है या दोनों इंटरचेंजेबली इस्तेमाल की जा सकती है या फिर दोनों अलग अलग चीज़ है, ये सारे सवाल मुझे नहीं लगता मुझे आपसे पूछने चाहिए। मुझे लगता है आप लोगों को कहीं ना कहीं जवाब पता ही है। अगर एक एग्जैक्ट सही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो सवाल ये होना चाहिए कि एक इनकाउंटर रियल इनकाउंटर है और एक इनकाउंटर फेक इनकाउंटर है, ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि काफ़ी बार फैक्ट्स को मोल्ड किया जा सकता है। तो कैसे 100% डिटरमाइन किया जाए कि एक्चुअल में रियल एनकाउंटर ही हुआ था, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे सेशन के अंत में। अभी फिलहाल के लिए केवल और केवल एक स्टोरी सुनते हैं, स्टोरी टाइम। हु एग्जैक्टली इज अतीक अहमद। वैसे तो मैं समझ रही हूँ कि ये न्यूज़ सब लोगों ने फॉलो की और हर किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है अतीक अहमद केस के बारे में, पर काफ़ी लोगों को बिगनिंग से हिस्ट्री नहीं पता है। बस ये पता है कि एक नामी क्रिमिनल था, नामी डिफेम्ड क्रिमिनल था, जिसका लाइव मीडिया कवरेज के दौरान मर्डर किया गया है और इसके वीडियोस हर जगह पे सर्कुलेट किए जा रहे हैं। बट ये व्यक्ति है कौन, क्या क्रिमिनल था, क्या ऑफेंसेस इसने कमिट किए थे, वो सारी चीज़ें तो हमें पता ही नहीं है। तो हु इज़ अतीक अहमद। आज यानी कि 13 अप्रैल जब इसकी हत्या की गई थी, तब ये 62 साल का व्यक्ति था और एक जाना माना माफिया डॉन टर्न्ड पॉलिटिशियन जो कि वर्ल्ड ऑफ क्राइम में एंटर किया था 1979 में, जब ये केवल मात्र 17 साल का था। तब इनके ऊपर लगा था मर्डर केस 17 साल की उम्र में, और उसके बाद में क्राइम के साथ में इनका एक गहरा संबंध बन चुका था, जहाँ पे किडनैपिंग के चार्जेस, ब्राइबरी के चार्जेस, मर्डर के चार्जेस, अलग अलग प्रकार के चार्जेस, कोई कमी नहीं थी केसेस की। इसके बाद में 5 बार एमएलए भी रह चुके हैं, फॉर्मर एमपी भी रह चुके हैं, तो पॉलिटिशियन भी जाने माने ही थे। तो जब तक इनका राज चल रहा था तब तक चल रहा था, लेकिन जो लेटेस्ट केस है वो भी कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही है। जब तक इन्होंने पॉलिटिक्स में शासन किया, उसके बाद में केसेस में इतने उलझे हुए थे, इन्होंने अपने भाई को खड़ा किया एक चुनाव में, जहाँ पर इनके भाई इनके जितना जीत नहीं पाए, क्योंकि उतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी भाई की, या कह सकते हैं उतने डिफेम्ड नहीं थे भाई, तो जीत नहीं पाए। और जो जीता व्यक्ति था उसका नाम था राजू पाल। राजू पाल इस इलेक्शन के अंदर जीत गया, एमएलए बन गया। अब इसके बाद में होता ये है कि अतीक अहमद के जो बेटे हैं वो राजू पाल का मर्डर कमिट कर लेते हैं। राजू पाल का मर्डर ऐसा एलिजिडली कमिट किया गया इनके बेटे के द्वारा, और इसके पूरे घटनाक्रम के केवल एक आई विटनेस है जो कि है उमेश पाल। उमेश पाल है राजू पाल के ही भाई। उमेश पाल का भी मर्डर कमिट किया गया इनके ही लोगों के द्वारा, और जिसमें अलग अलग लोगों का नाम आया, इनके बेटों का नाम भी आया, इनका खुद का नाम आया, इनकी वाइफ तक का नाम आया। तो उमेश पाल जो मर्डर केस है वो इनका मोस्ट रीसेंट केस है, जो कि रजिस्टर किया गया था दूमनागंज पुलिस स्टेशन और प्रयागराज में। उमेश पाल मर्डर केस के लिए इनकी हियरिंग चल भी रही थी और इसी के दौरान ये सारी सिचुएशन अराइज हुई है। अगर बहुत ज़्यादा आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर वाली फीलिंग आ रही है कि मैडम बहुत सारे कैरेक्टर्स हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, सब कुछ स्टार्टिंग में खिचड़ी बन चुकी है,
तो इतना खिचड़ी मत बनाओ। केवल अभी हम लोग एक मेन कैरेक्टर की बात कर रहे हैं जो कि अतिक अहमद है, और जस्ट उनकी एक बेसिक लाइफ स्टोरी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे क्रिमिनल थे और कहाँ पॉलिटिशियन बन गए, और उसके बाद अपने भाई को भी पॉलिटिशियन बनाना चाह रहे थे क्योंकि अब खुद से पॉलिटिक्स में नहीं कंटिन्यू किया जा रहा था। जब भाई ने चुनाव लड़ने की कोशिश की तो भाई हार गया क्योंकि उतना ज़्यादा बड़ा क्रिमिनल नहीं था। और इस सिचुएशन के अंदर जिस व्यक्ति से हारता है, जो कि राजूपाल था, राजूपाल का मर्डर कमिट किया जाता है इनके बेटे के द्वारा, क्योंकि नाम से भाई चुनाव लड़ रहा था, एक्चुअल में असली शासन तो इनको ही करना था। मेन तो जो गॉडफादर थे फैमिली के वो तो यही थे। तो इस सिचुएशन के अंदर राजूपाल की जब मर्डर की जाती है, उनके एक चश्मदीद गवाह उमेश पाल, उनके खुद के भाई, वो रहते हैं आई विटनेस, इनका भी मर्डर कमिट किया जाता है, जिसमें अलग अलग लोगों के नाम है, जिसमें अतिक अहमद का नाम शामिल है, इनके बच्चों का नाम शामिल है, इनकी वाइफ तक का नाम शामिल है। और यही केस रजिस्टर किया गया है दुमनागंज पुलिस स्टेशन में। ये इनका मोस्ट रीसेंट केस था, इनके अगेंस्ट जो मोस्ट रीसेंट क्रिमिनल केस था। उमेश पाल मर्डर केस वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। इसके बाद में इनका एक डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि इससे पहले भी इनके ऊपर 100 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस लॉज ही थे, और काफ़ी सारे केसेस में कन्विक्ट भी हो चुके थे, काफ़ी सारे केसेस में कन्विक्ट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन काफ़ी सारे एविडेंसेस थे, लेकिन अभी तक डाउनफॉल चालू नहीं हुआ था। डाउनफॉल का मेन जो कारण था वो था उमेश पाल मर्डर केस। इनका नाम भी आया था, और इनके नाम के साथ इनके, जैसा मैंने बताया, सन्स का नाम आया, वाइफ का नाम आया, सबका नाम आया। इस दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा अक्यूज किया गया था समाजवादी पार्टी को कि आप केवल क्रिमिनल्स को ही क्यों पॉलिटिशियंस बना रहे हो, आप क्रिमिनल्स को प्रमोट क्यों कर रहे हो शासन करने के लिए आम जनता पर। और इसी के साथ साथ में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था, इस हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये खुलेआम बोली गई थी, ऐसी बात नहीं है कि जिसको छुपाया जाए। काफ़ी ओपनली कहा गया था कि खुलेआम कह रहे हैं, इस हाउस में कह रहे हैं कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, ये चीज़ कही गई। इसके बाद में जब इनको यूपी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, क्योंकि अलग अलग केसेस है, कभी साबरमती जेल में इनका काम पड़ता है, कभी कहीं, तो जब यूपी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था तब इन्होंने बहुत अपना डर जाहिर किया था कि हत्या, मुझे इनका प्रोग्राम मालूम है, हत्या करना चाहते हैं। आतिक अहमद ने साफ तौर पे कहा कि मेरी हत्या कर दी जाएगी, मुझे इनका प्रोग्राम मालूम है, ये लोग बोल चुके हैं और मैं सेंस कर चुका हूं कि एजेंडा मुझे मारने का ही है, मेरा मर्डर कमिट होने वाला है। ये चीज़ एकदम क्लैरिटी के साथ थी। इसके बाद में on March 28 an MP MLA court in UP pronounced criminal politician Atiq Ahmed and 2 other accused guilty in उमेश पाल मर्डर केस। तो अब ऐसा भी नहीं है कि उमेश पाल मर्डर केस या किडनैपिंग केस, मतलब पहले किडनैपिंग उसके बाद में मर्डर, अब ऐसा भी नहीं है आप केवल चार्ज है आपके ऊपर, आप केवल एक अक्यूज पर्सन नहीं हो, इनफैक्ट आप गिल्टी हो, आप एक कन्विक्टेड पर्सन हो और आपको लाइफ सेंटेंस सुनाई जा चुकी है। आपके ऊपर अलग अलग और प्रकार के केसेस हैं, उसका अभी तक कुछ पता नहीं है हमें कि कन्विक्टेड हो या नहीं हो, मतलब मामला पेंडिंग है, बट स्टिल इस केस में तो आप कन्विक्ट भी हो चुके हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल चुकी है। टाइम एंड अगेन अतिक एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना कंसर्न कि मेरा साथ में ये हो जाएगा, मेरा फेक एनकाउंटर कर देंगे, मेरा मर्डर हो जाएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा बातें इनके द्वारा कही जा रही है। इसके बाद में जब इनका मर्डर कमिट हुआ था तब उससे पहले, थोड़ा पहले, ये साबरमती जेल में थे और इनको इलाहाबाद कोर्ट में हियरिंग के लिए बुलाया गया था इस उमेश पाल केस से रिलेटेड, ऑन विच ही सेड दैट ही विल बी किल्ड। फिर से उन्होंने अपना जो फियर है वो जाहिर किया कि मुझे मार दिया जाएगा, जब मुझे लेकर जाएंगे रास्ते में मुझे मार देंगे। तो इस दौरान यूपी पुलिस ने कहा कि आपको हम पर अगर विश्वास नहीं है तो हम एश्योरेंस देते हैं कि आपका मर्डर नहीं होगा, और आपको जब लाया जाएगा गुजरात से उत्तर प्रदेश तक तो कॉन्स्टेंटली मीडिया का कवरेज रहेगा। अब आप बताइए क्या मीडिया कवरेज के दौरान आपका फेक एनकाउंटर हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? ये सब चीज़ें बोलकर एक एश्योरेंस दिया गया जिससे कि ये व्यक्ति डरे ना और आए, कोऑपरेट करे एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए या हियरिंग के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए। इस दौरान एक और चीज़ हुई थी, इनका जो बेटा था असद जो कि 19 ईयर्स का था, उसका भी मर्डर नहीं, एक इनकाउंटर किया गया था पुलिस के द्वारा, मर्डर तो गलत वर्ड है, इनकाउंटर किया गया था पुलिस के द्वारा, और यही बताया गया था कि करना पड़ा क्योंकि ये व्यक्ति भाग रहा था और ये सारी चीज़ें हो रही थी, कोऑपरेट नहीं कर रहा था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा टाइप की बातें। तब आतिक अहमद ने कहा था कि इनको अपने बेटे का फ्यूनरल अटेंड करने के लिए जाना और इनको अलाउ नहीं किया गया था। फिर अब जब ये एक्चुअल जब इंसिडेंट हुआ है 13 अप्रैल को जब ये इंसिडेंट हुआ है, तब आतिक अहमद ने ये चीज़ बोली थी कि हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं, बिल्कुल मिट्टी में मिल गए। देखो अब आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो कि जो मैंने आपको बताई थी
यूपी सीएम का स्टेटमेंट कि मिट्टी में मिला देंगे इस माफिया को। तो अब मरने से कुछ टाइम पहले अतीक अहमद कह रहे हैं हम मिट्टी में मिल चुके हैं, हम मान रहे हैं कि हम तो मिट्टी में मिल गए, लेकिन हमारे परिवार और हमारी औरतों को, बच्चों को परेशान ना किया जाए, उनको आप सेफ रखें, हमारे साथ जो भी हुआ है हो गया, लेकिन इनको आप परेशान ना करें। अब इस दौरान जब ये हियरिंग के लिए जा रहे हैं रास्ते में, उस दौरान उनका एक बेसिक मेडिकल चेकअप हो रहा है, और अगर आप वीडियो आपने नहीं देखा है तो देखने की जरूरत नहीं है, बहुत डिस्टर्बिंग है। बट एनी विच वे, उस वीडियो में अगर आप नोटिस करेंगे तो मेडिकल चेकअप के लिए जब लेकर जाया जा रहा है, तब अतीक अहमद ने एक पुलिस वाले का हाथ बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ है। इनको हर मूवमेंट पे फियर है कि मैं यहाँ से उतरूंगा, यहाँ जाऊंगा, कहीं पर मेरे ऊपर गोली चल सकती है। तो पुलिस वाले का हाथ बहुत टाइटली कस के पकड़ा हुआ है, और इस दौरान 3 अलग अलग लोग अलग अलग जगह से फायरिंग करते हैं, और इनका वहीं पे ड्रॉप डेड, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। अब क्योंकि इतनी अलग अलग जगह से फायरिंग हुई है, तो यहाँ पर एक पुलिस वाला भी इंजर हुआ है, और साथ ही साथ एक मीडिया वाले पर्सन को भी कुछ इंजरी हुई थी, और ये पूरा की पूरा मामला हुआ। तो अलग अलग क्वेश्चन रेज किए गए कि क्या ये एक्चुअली मर्डर था, या क्या ये एक सोची समझी साजिश इनफैक्ट स्टेट या पुलिस के द्वारा ही थी। उसके ऊपर सवाल करना ठीक बात है, लेकिन एक श्योरिटी के साथ जवाब कोई व्यक्ति दे नहीं सकता है कि एक्चुअली हुआ क्या है। एक सवाल ये भी उठता है कि अगर इस प्रकार का इनकाउंटर होता भी है या इस प्रकार का मर्डर होता भी है, तो क्या ये अच्छी बात है या खराब बात है, या क्या ये बात ऐसी है जिस पे हमें खुश होना चाहिए, या क्या ये ऐसी बात है कि हमें कंसर्न होना चाहिए। अच्छी बात कैसे हो सकती है मैडम, या खुश होने वाली बात कैसे हो सकती है? तो काफ़ी लोगों को खुशी इस बात से होती है कि इतना बड़ा क्रिमिनल है और ये जीना डिजर्व नहीं करता है। जैसे कि कसाब मर्डर केस, कसाब मर्डर नहीं, अजमल कसाब के केस के अंदर जब सब कुछ सामने था, जब सबको पता था कि ये एक टेररिस्ट है और सारे वीडियो फुटेजेस बता रहे हैं कि टेररिस्ट है, तब भी उसको फांसी मिलने में 4 साल लग गए थे। निर्भया केस में भी किस तरीके से पूरी सिचुएशन हुई है, कैसे कैसे करके कन्विक्शन हुआ है, आप सब लोग जानते हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशंस भी रहती है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्टैब्लिश्ड क्रिमिनल हैं या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं और सब कुछ सामने है, लेकिन तब भी एक प्रॉपर न्याय मिलने में बहुत सालों निकल जाते हैं। तो एक ये भी इस कारण से भी काफ़ी लोग चाहते हैं कि ठीक है ऐसे लोगों का एनकाउंटर ही हो और ख़त्म हो, पूरी की पूरी सिचुएशन ही ख़त्म हो। दूसरी तरफ इस प्रकार के एनकाउंटर केसेस आते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, और उसके बाद में इनके जो बेटे का असद का एनकाउंटर हुआ है। चलो इनका आतिक अहमद का तो एनकाउंटर हम कह भी नहीं सकते हैं, मतलब क्योंकि मर्डर का पूरा की पूरा केस बना है, बट वी डोंट रियली नो कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। और इस चीज़ पर हम लोगों को एज लॉ पीपल, एज पोटेंशियल भावी जजेस, और मतलब आपको अब जजेस की तरह सोचना चाहिए कि इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए, या आप एक लेमैन की तरह सोचना पसंद करेंगे कि नहीं नहीं जितने भी क्रिमिनल्स उनको गोली से ही उड़ा दो, मामला ही खत्म, जज जब डिसाइड करेगा तब करेगा। लेकिन हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं, पुलिस अभी डिसाइड कर रही है। चलिए इसके बाद में अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में एंटर करें तो पता लगेगा आपको कि अकॉर्डिंग टू डेटा गिवन बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री इन पार्लियामेंट, जनवरी 2017 से लेकर 2022 के बीच में 2017 जनवरी से लेकर जनवरी 2022 तक में 655 एनकाउंटर केसेस हो चुके हैं। एनकाउंटर के केसेस 655 रजिस्टर हो चुके हैं, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। और अगर इसमें भी देखें तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं ये सारे केसेस। तो क्या पुलिस वालों के पास अधिकार है कि मार सकते हैं? क्या पुलिस वालों के पास अधिकार है, पावर है मर्डर कमिट करने की या एनकाउंटर कमिट करने की? ये एक सवाल उठता है। तो ऐसा किसी के पास में भी अधिकार नहीं है किसी की भी जान लेने का, लेकिन पुलिस वालों के पास भी वो राइट्स हैं जो हमारे पास है, जैसे कि राइट टू सेल्फ डिफेंस, सेक्शन 96 जो आईपीसी का है, वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस पुलिस वाले को भी देता है। और पुलिस वाला को अगर लगता है कि क्रिमिनल ऑफेंडर मुझे अटैक कर सकता है, मुझे इंजर कर सकता है, तो मैं जान भी ले सकता हूँ, एक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 46 सीआरपीसी का एक बात करता है हाउ अरेस्ट इज मेड, तो वहां पे सबसेक्शन 2 कह रहा है इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट, अगर एक क्रिमिनल दौड़ रहा है और रेजिस्ट कर रहा है अपने अरेस्ट को, तो उस मामले के अंदर पुलिस ऑफिसर किसी भी तरीके का स्टेप ले सकता है, कोई भी नेसेसरी मीन्स का इस्तेमाल कर सकता है इस व्यक्ति को कि रेजिस्टेंस को रोकने के लिए, यानी कि अरेस्ट इंश्योर करने के लिए कोई भी प्रकार का फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 46 का सबसेक्शन 2 कह रहा है। तो क्या मैडम किसी भी प्रकार के क्रिमिनल के लिए फोर्स इस्तेमाल कर लें? क्या किसी भी प्रकार का क्रिमिनल अगर दौड़ रहा है तो उसको मार दिया जाए? नहीं, ये चीज क्लियर की गई है नेक्स्ट वाले सबसेक्शन के अंदर। नथिंग इन द सेक्शन गिव्स द राइट टू कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और एलआई, यानी कि आप इस प्रकार का फोर्स जहां पे आप डेथ भी कॉज कर सकते हो, केवल उन मामलों में कर सकते हो जहां पे जो ऑफेंडर है, दौड़ने वाला या रेजिस्टेंस कॉज करने वाला,
वो या तो पनिश्ड है ऑलरेडी या पनिशेबल है, जिस ऑफेंस के लिए उसको पाया जा रहा है दोषी या फिर अक्यूज है, वो या तो पनिशेबल है एक ऐसे ऑफेंस के साथ जिसकी पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है या फिर LI है। यानी कि छोटे मोटे जो चोर होते हैं, जो छोटी मोटी चोरियां कर रही है, जेब कतरे वाले मामले हो गए, उसमें आप इस प्रकार का फोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते जहां पे सामने वाले की मृत्यु ही हो जाए। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं, ये कुछ डेटा है। अगला एक केस है जो आपको पता होना चाहिए, PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 का केस है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डील किया है पिटीशंस को, जो कि क्वेश्चन कर रहा था जेन्युइननेस ऑफ 99 एनकाउंटर किलिंग्स बाय मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस पे के अगेंस्ट पिटीशन दायर की गई थी कि 99 लोगों को इनकाउंटर किया गया है और ये सही तरीके से नहीं किया गया है, जेन्युइननेस को क्वेश्चन किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि क्या ये रियल एनकाउंटर है या ये फेक एनकाउंटर है, वी डोंट नो, ये सब तरह की बातें हो रही हैं। तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी कि इन गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए हर एनकाउंटर केस में, चाहे कोई भी एनकाउंटर केस है, इन गाइडलाइंस का आप पालन करेंगे। क्या क्या वो गाइडलाइंस रहेंगी? पहले तो ये एनकाउंटर की इंफॉर्मेशन जो पुलिस के पास आई है वो आई कहाँ से, किसने कहा कि अच्छा इस तरह की सिचुएशन होने वाली है। दूसरा, FIR लॉन्च की जाएगी जैसे ही एनकाउंटर होता है उसी दौरान। तीसरा, इन्फॉर्म किया जाएगा NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को, फटाफट से इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगा, जिस पुलिस ने एनकाउंटर कमिट किया है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, कोई दूसरी पुलिस जो इंडिपेंडेंट हो इन सारे मामलों से, उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन होगा। इसके अलावा प्रॉम्प्ट एक्शन नीड्स टू बी टेकन इफ फाउंड दैट इन्वेस्टिगेशन इज फाउंड एन इन्वेस्टिगेशन की एनकाउंटर इज फेक। थोड़ा सा मिसटाइपिंग है। अगर ऐसा इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्राइमा फेसी पता चल रहा है, बाय फेस वैल्यू पता लग रहा है कि जो एनकाउंटर था वो फेक ही था, तो प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाए। जैसे आप एक रेगुलर क्रिमिनल को ट्रीट करते हो वैसे ट्रीट करो। कल्पेबल होमिसाइड लगाना है कल्पेबल होमिसाइड लगाओ, मर्डर लगाना है मर्डर लगाओ, अकॉर्डिंग टू फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो यानी कि अगर पुलिस वाले का एनकाउंटर फेक पाया जाता है तो उसको वही सजा मिलेगी जो एक रेगुलर मर्डरर को या एक व्यक्ति जिसको कल्पेबल होमिसाइड की सजा मिल रही है उसको मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना, 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक एक बहुत ही सुनहरा ऑफर आया है। 40% तक डिस्काउंट आप पा सकते हो अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर, चाहे वो आइकॉनिक के प्लान्स हो या फिर प्लस के प्लान्स हो, आप 40% तक डिस्काउंट पा सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, कोड इस्तेमाल करना है लिंकिंग। जब आप सब्सक्रिप्शन प्लान ले रहे हो तो आपको कोड इस्तेमाल करना है लिंकिंग एंड आप यहाँ तक डिस्काउंट एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्पेशल क्लास के बेनिफिट्स पता ही हैं। अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आपको नजर आया हो तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मेरा सवाल आप लोगों से एक रहता है कि आपको क्या लगता है कि ये जो आतिक अहमद का मर्डर हुआ वो एक रैंडम मर्डर है जो कि क्रिमिनल का किसी और गैंगस्टर ग्रुप ने किया है या कोई और दुश्मनों ने किया है, या आपको लगता है ये स्टेट की सोची समझी साजिश है? मतलब एग्जैक्टली व्हाट आर योर ओपिनियन ऑन इट? और आपको क्या लगता है कि जो एनकाउंटर का एक सिस्टम चला आ रहा है जहाँ पे 655 एनकाउंटर्स हो चुके हैं पिछले 5 सालों में, क्या ये एक्चुअली एनकाउंटर है या इसकी जेन्युइननेस कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है? आपका जो भी ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेक्शन।